कोनिचिवा मिनासान, स्वागत है आपका हमारे यू एक्सप्लेन चैनल में, जहां एनिमी देखी ही नहीं बल्कि समझी भी जाती है। आज हम लेकर आए एक ऐसी कहानी जहां पर एक पावरफुल किंग की मौत उसकी जर्नी का एंड नहीं बल्कि उसकी चैप्टर की नई बिगनिंग होती है। द बिगनिंग आफ्टर द एंड। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की दुनिया को अच्छे से जान लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक किंग से होती है जो कि एक रूटलेस राजा है जिसका नाम ग्रे है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की को बड़े ही बेरहमी से मार देता है और तब से वो एक पावरफुल किंग बन जाता है। और अब ग्रे अपने सामने खड़े एनिमी को बड़े ही आसानी से मार देता है और अब ग्रे की इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाती है। फिर वो अपने साथियों को कमांड देता है कि इस पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ा दो, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता कि उसने इतने मासूम लोगों को मार दिया है। ग्रे अब खुद से कह रहा होता है कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल किंग हूँ और ये उसका घमंड होता है। फिर वो अपने रूम में आकर अपने ताज को देख रहा होता है, लेकिन तभी कुछ अजीब सा होता है। ग्रे खुद को अचानक ही पानी के अंदर पाता है। तभी उसे एक मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है जो उससे कहती है कि अपनी नई जिंदगी में रोशनी को ढूंढना। और हाँ, रोशनी कोई लड़की का नाम नहीं है। और जैसे ही ग्रे अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने एक औरत और एक आदमी होते हैं जो उसे देखकर हंस रहे होते हैं, जिससे ग्रे कंफ्यूज होकर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी सामने खड़ा आदमी उसे देखकर कहता है, हेलो रूडियस, मेरा नाम रियोन है, मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये सुनकर ग्रे सोचता है कि आखिर ये लोग कौन है, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ और ये कह रहे हैं कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। और फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर ये सच है तो इसका मतलब मैं पुरानी जिंदगी में मर चुका हूँ और अब मैं फिर से जन्म एक बच्चे के रूप में ले चुका हूँ। और नेक्स्ट सीन में ऑथर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने शहरों को जीतने के बाद मैं एक छोटा सा बच्चा बन जाऊंगा। और अब हम देखते हैं कि ऑथर के नए पेरेंट्स रियोन और एलिस उसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे होते हैं, लेकिन ऑथर को इस बच्चे की बॉडी में काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है और वो उस बॉडी पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता है। और तभी ऑथर अपने कपड़ों में छींची कर देता है और एलिस उसके पास आकर उसके कपड़े चेंज कर देती है। ऑथर अपने मन में कहता है कि ये बॉडी मेरे लिए एक प्रिजन जैसी हो गई है, मैं चाहता हूँ कि ये बस एक बुरा सपना हो। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ये कोई सपना नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम ऑथर के डैड को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और अपने मैजिक पावर से एक बड़े से पत्थर को तोड़ देते हैं, लेकिन तभी उनके सर में चोट लग जाती है और तभी एलिस उनके पास आकर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उसके सर को ठीक कर देती है। ऑथर ये सब देखकर कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना ही इस पावर के बारे में, लेकिन ये दुनिया सच में कमाल की लग रही है। अगले ही सीन में हम रियोन्स को एक स्पेशल ग्लव्स पहनते हुए देखते हैं और वो एक विल्ड बुअर से टक्कर लेते हैं और वो अपनी मैजिक पावर से उस बुअर को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। ये देखकर उसके सारे साथी उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि रे अपने सारे मिशन को कंप्लीट करके घर आ जाते हैं। रियोन के हाथ में थोड़ी सी चोट लगी होती है और ये देखकर ऑथर अपने मन में सोचता है कि पावर जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी नॉलेज है। ऑथर अपने मन में कहता है कि वो अभी तो कुछ कर नहीं सकता, पर हाँ, हर चीज को ऑब्जर्व करके इस नई दुनिया के बारे में अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि ऑथर के लिए नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका ये सबसे बड़ा हथियार भी है। और अब ऑथर को रियलाइज होता है कि ये सोसाइटी एक बैटलफील्ड है जहाँ हर किसी को अपने वेपन खुद क्रिएट करने पड़ते हैं, और अगर ये दुनिया खतरों से भरी हुई है तो मुझे भी और ज्यादा पावरफुल बनना ही पड़ेगा। इसी बीच ऑथर के पेरेंट्स उससे प्यार भरी बातें करने लगते हैं और ऑथर ये देखकर सोचने लगता है, हाँ, मुझे अपनी इस बॉडी में रहकर कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन जब भी मैं अपने इन पेरेंट्स के साथ होता हूँ तो मुझे अच्छा लगने लगता है। और अगले ही सीन में कुछ महीने बीत चुके होते हैं और अब ऑथर भी चलना सीख चुका होता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब ऑथर मिरर के पास जाता है और पहली बार अपने नए चेहरे को देखता है और वो कहता है कि इस बॉडी में आए हुए मुझे काफी टाइम हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक अपने नाम की आदत नहीं हुई है। बस सच कहूँ तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए वो बस नॉलेज है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस ऑथर को सुलाकर रूम से बाहर चली जाती है, लेकिन सरप्राइजिंगली ऑथर एक्टिंग कर रहा होता है। वो धीरे से अपने क्लीव से बाहर निकलता है और वो खुद से कहता है कि आखिरकार मैं अपनी बॉडी पर थोड़ा तो कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो शांति से वहाँ से निकलता है और लाइब्रेरी के अंदर एंट्री मारता है जहाँ बहुत सारी किताबें होती हैं। ऑथर शांति से एक किताब निकालता है और उसे पढ़ने लगता है और वो कहता है कि फाइनली मुझे इस नई दुनिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ आ गई है। और ऑथर हमें बताता है कि ये कॉन्टिनेंट 3 बड़े किंगडम में डिवाइडेड है। फर्स्ट, किंगडम ऑफ ड्राव, एक ऐसी जगह जहाँ ड्राफ्स रहते हैं, मजबूत हार्डवर्क लोग जो माउंटेन के बीच में रहना पसंद करते हैं। सेकंड, किंगडम ऑफ एलिनियोर, ये एक एल्फ का नेशन है जहाँ नेचर के साथ डीपली कनेक्टेड है, जो जंगलों के बीच में रहना पसंद करते हैं। थर्ड, किंगडम ऑफ सेपेनोर, ये वही जगह है जहाँ ऑथर रहता है। यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, एक पावरफुल और पॉलिटिकल एक्टिव किंगडम। ऑथर कहता है कि मेरी पुरानी दुनिया की तरह यहाँ पर भी किंग रहते हैं, लेकिन डिफरेंसेस ये है कि मेरी पुरानी दुनिया में लड़ाई करके राज्य को जीता जाता था, लेकिन यहाँ किंग इनहेरिट पावर से बनाए जाते हैं, उन्हें गद्दी दी जाती है, ना कि छीनी जाती है। और ऑथर आगे कहता है कि अगर मैं अपनी दुनिया से इस दुनिया को कंपेयर करूँ तो ये टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे है, लेकिन ऑथर को समझ आता है कि इसका भी एक सॉलिड रीजन है और वो है मैजिक। टेक्नोलॉजी
यहाँ स्लो ग्रो हुई है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैजिक से ही निकाल दिया जाता है। और ऑथर हमें बताता है कि इस दुनिया के पावर का मेन सोर्स माना है। ये एक ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी है जो कि इस दुनिया के हर एक कोने में एग्जिस्ट करती है। लेकिन ट्विस्ट तो यह है कि माना को कंट्रोल या फील कर पाना सबकी बस की बात नहीं। ऑथर के शब्दों में 100 में से किसी एक ही इंसान के पास माना को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है, और ऐसे इंसान काफी ज्यादा रेयर होते हैं। अब ऑथर माना के दो टाइप्स के बारे में बताता है। पहला एगमेंडर्स, ये लोग अपने माना को अपनी बॉडी में चैनलाइज करते हैं, अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस को एनहेंस कर लेते हैं। बेसिकली बोले तो सुपर हीरो बन जाते हैं। सेकंड कंजरिंग, ये लोग माना को बाहर की दुनिया से मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि एलिमेंट क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट समन करना, बेसिकली सुपर मैजिकल लोग। और ऑथर क्लियर करता है कि माना को कंट्रोल करने की असली चाबी माना कोर है। माना कोर हर एक इंसान के अंदर होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कोर तब एक्टिवेट होता है जब वो टीनेजर बनते हैं। माना को कंट्रोल करने के लिए इंसान को अपनी बॉडी के हर एक पॉइंट में माना को फ्लो कराना होता है, जैसे कि एनर्जी को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। ऑथर कहता है कि जो इंसान ये कर लेता है वो एक ऑफिशियली मेज बन जाता है। मेरी पुरानी दुनिया में भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट था जिसे हम की कहा करते थे। और ऑथर आगे कहता है कि अपनी इंटरनल एनर्जी को समझने के लिए हम की का इस्तेमाल किया करते थे और उसे कंट्रोल करके अनलॉक भी किया कर सकते थे। और फिर ऑथर सोचता है कि क्या मेरी पुरानी दुनिया की नॉलेज यहाँ काम आ सकती है। अगर माना और की दोनों एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट है तो क्या ना एक बार ट्राई करके देखा जाए। और अब ऑथर अपने अंदर माना को फील करने की कोशिश करता है। वे अपने इंटरनल एनर्जी को चैनलाइज करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ऑथर की मदर एलिसा वहाँ आ जाती है और कहती है, ऑथर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी ऑथर को ऑकवर्ड फील होने लगता है। एलिसा उसके कपड़ों को देखती है और हंसते हुए कहती है कि ओ नहीं, तुमने तो फिर से कपड़े गंदे कर दिए, अब इसे फिर से चेंज करना पड़ेगा। और एलिसा ऑथर को उठाकर लाइब्रेरी से बाहर ले जाती है। ऑथर अपने मन में कहता है कि ये बॉडी मेरे लिए एक प्रिजन जैसी है, मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं इस लिमिटेशन से बाहर निकल सकूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसा एक डायरी लिख रही होती है। ऑथर अब 2 साल का हो चुका है, लेकिन अभी तक उसके चेहरे पर हमने स्माइल नहीं देखी है। पर तभी उसकी नजर बाहर जाती है कि रे ऑथर को तलवारबाजी सिखा रहा है और वो गुस्से में वहाँ पहुंच जाती है। एलिसा रे से गुस्से से कहती है, रे तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर रे घबराते हुए कहता है, मैं तो बस इसे थोड़ा सा तलवारबाजी सिखा रहा हूँ। लेकिन एलिसा उससे नाराज होते हुए कहती है, ऑथर ने अभी अभी चलना सीखा है, अगर उसे चोट लग गई तो तुम क्या करोगे। और अब सीन कट होता है। एलिसा ऑथर को टाउन घुमाने ले जाती है, जहाँ ऑथर अपने मन में सोचता है ये दुनिया कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ हर एक मोड़ पर नॉलेज छुपी हुई है जो मुझे चाहिए। ऑथर टाउन घूमते हुए कहता है, किसी भी नेशन के वेपन और उसकी इक्वालिटी को देखकर देश के टेक्नोलॉजी लेवल का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर ऑथर की नजर मैजिक स्टोन पर जाती है और वो कहता है, मेरी पुरानी दुनिया में ऐसी चीज नहीं हुआ करती थी, ये तो मेरे लिए नया है। वो हर एक चीज को क्यूरियोसिटी से ऑब्जर्व करता है, हर छोटी चीज से ऑथर कुछ न कुछ सीख रहा होता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है और ऑथर अपनी मदर की ही गोद में सो जाता है और एलिसा उसे गोद में पकड़कर घर की तरफ चल देती है। रास्ते में ऑथर अपने मन में कहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी हर एक जरूरत, हर एक छोटी सी छोटी इच्छा को समझते हैं, शायद मैं भी फैमिली क्या होती है ये समझने लगा हूँ। अब ऑथर की मदर प्यार से बोलती है कि मुझे वो दिन याद है जब तुम अपने बेड को छोड़कर लाइब्रेरी किताबें पढ़ने पहुंच गए थे, और जब भी तुम मार्केट जाते हो तुम्हारे चेहरे पर एक्साइटमेंट होती है, शायद ये सब तुमने अपने पिता से ही सीखा है। एक दिन तुम भी अपने पिता की तरह घर छोड़कर दुनिया देखने निकल पड़ोगे। पर बेटा मैं चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी पीसफुल हो, एक ऐसी जिंदगी जहाँ तुम कभी भी किसी खतरे का सामना ना करना पड़े। अगले सीन में ऑथर अपने फादर को ट्रेनिंग करते हुए ऑब्जर्व कर रहा होता है। ऑथर कहता है कि सच कहूँ मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे फादर है जिनसे मैं काफी कुछ सीखता रहता हूँ। रे अपनी मैजिक को एक्टिवेट करता है और बहुत सारे पत्थरों को एक साथ तोड़ देता है। रे कहता है, देखा बेटा तेरे पिता कितने ज्यादा कमाल के हैं। लेकिन ऑथर थोड़ा ठंडा रिएक्शन देता है। तभी वह एलिसा आ जाती है और कहती है, तुम्हारे फादर ने अभी तो कुछ नहीं दिखाया, अभी रुको, असली मैजिक तो बाकी है। जिसके बाद रे अपने हाथों को उठाता है और इस बार वो बहुत सारे माना को चैनलाइज करता है और एक पावरफुल अटैक कर देता है, जो देखकर ऑथर शॉक हो जाता है और कहता है, मेरे फादर एक और कमांडर है, ये अटैक सच में काफी ज्यादा कूल था। अब ऑथर अपने मन में कहता है कि मैं ऐसे खड़े नहीं रह सकता, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है, और वो लाइब्रेरी की तरफ जाने ही वाला होता है। लेकिन एलिसा उसे पकड़कर सुलाने ले जाती है। एलिसा कहती है कि नहीं ऑथर, अभी किताबों का टाइम नहीं, अभी तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। जिस पर ऑथर अपना इनोसेंट चेहरा बनाने लगता है और कहता है, बस थोड़ी देर प्लीज। और ऑथर अपनी प्यारी आंखों से उन्हें पिघलाने की कोशिश करता है, जो देखकर एलिसा का दिल पिघल जाता है और कहती है कि ठीक है, पर थोड़ी देर के लिए। ऑथर भी इस चीज के लिए मान जाता है और एक किताब खोलकर अपनी माना ट्रेनिंग करने लगता है। और वो अपने मन में कहता है कि इन 2 सालों में मैंने काफी कुछ सीख लिया है। इस प्रोसेस में तो मैं अपने माना के काउंटलेस फ्रेगमेंट को अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना पड़ेगा और फिर सभी माना पॉइंट्स पर एक ही तरफ ध्यान लगाना होगा। और ऑथर के पेरेंट्स बाहर काम कर रहे होते हैं। घर के अंदर
ऑथर भी अपनी डीप मेडिटेशन में होता है। उसका माना पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है। ऑथर कहता है कि बस एक फाइनल टच, फिर सब कुछ परफेक्ट बन जाएगा। और तभी बूम, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और अचानक रे एलिसा को पकड़ लेता है और दोनों जमीन में गिर जाते हैं। लेकिन एक्सप्लोजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि दोनों घायल हो जाते हैं। एलिसा चिंता करते हुए कहती है, ओ नो, ऑथर तो अंदर ही था। दोनों हड़बड़ाते हुए घर के अंदर दौड़ते हैं। पूरे घर धुएं में भरा हुआ था। अंदर आने के बाद जैसे ही रे सामने देखता है, उसको अपनी आंखों में विश्वास नहीं होता। वो कहता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ऑथर तो अभी 3 साल का भी नहीं है। और एलिसा भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ऑथर अपने मन में कहता है कि फाइनली मेरी सारी स्टडी का रिजल्ट काम कर गया, ये मेरा पहला कदम है। और फिर ऑथर धीरे से नीचे उतरता है। उसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी कुछ लकड़ी के टुकड़े सीलन से टूटकर ऑथर के ऊपर गिरने वाले होते हैं। ये देखकर वो तुरंत ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर स्लीप हो जाता है। ऑथर अपने मन में कहता है, डैम, मैं फिर से केयरलेस हो गया, मुझे फिर से ऐसी जगह नहीं मरना है। और वो भी ऑथर के ऊपर गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी रे और एलिस फ्लैश की स्पीड से आते हैं और ऑथर को बचा लेते हैं। ऑथर हैरान होते हुए कहता है, हाँ, ये मेरे पेरेंट्स है, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हर एक पेरेंट्स की यही तो ड्यूटी होती है। और जब ऑथर उन दोनों को देखता है, रे और एलिस उसे गले लगाकर अब दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। अब ऑथर के सामने उसके मॉम डैड रो रहे होते हैं। उनका चेहरा दर्द और प्यार से भरा होता है। ये देखकर ऑथर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ऑथर कहता है कि आखिर यह लोग मेरे लिए रो क्यों रहे हैं? और वो धीरे से अपनी पुरानी जिंदगी में जाता है, जहाँ पर वो जीने से मरने था, अकेला और किसी के साथ ना होने का दर्द से मरा होता है। ऑथर अपने मन में कहता है कि इन लोगों ने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, तो इन्हें खुद पर प्राउड होना चाहिए। पर ये क्या है, ये फीलिंग जो मुझे समझ नहीं आ रही है। लेकिन तभी अचानक ऑथर भी रोने लगता है और वो कहता है, ये तो वही इमोशन है जो मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में कभी भी फील नहीं हुआ। और अब मैं समझ चुका हूँ कि ये पेरेंट्स का प्यार कितनी बड़ी चीज है। और फिर ऑथर अपने मॉम डैड को टाइटली हग करता है और पहली बार दिल से रोता है। और फिर एंड में हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। और इसी शॉकिंग मूवमेंट के साथ ये कहानी एंड होती है। लेकिन यह भी शुरुआत है, क्योंकि अब जब हमारे हीरो को फैमिली होने का एहसास हो चुका है, तो क्या वो अब बदल जाएगा? तो रेडी रहना आगे आने वाले बेहतरीन मूवमेंट और इनक्रेडिबल ट्विस्ट के लिए। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि तुम्हारा फेवरेट मूवमेंट कौन सा था। और सब्सक्राइब भी कर लेना आगे आने वाले मजेदार कहानियों के लिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा मिनासान।